हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई ध्यान से कर रहे होंगे और आपने अभी तक के अपने कंप्लीट होमवर्क को भी कंप्लीट कर लिया होगा और जो मैंने आपको क्वेश्चंस दिए थे आपने वो भी कर लिए होंगे। तो चलिए आज की इस क्लास को कंटिन्यू करते हैं जिसमें मैं आपके साथ बात कर रहा हूँ इनकम विच डू नॉट फॉर्म फॉर्म पार्ट ऑफ अ टोटल इनकम, जिसमें हमारे कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स रह गए हैं। एक स्पेशल इकोनॉमिक जोन वाला पॉइंट है, उसके अलावा कुछ छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं जो मेरे को आपको बताने हैं, जैसे टैक्स प्लानिंग क्या है, इवेजन क्या है एंड ऑल। फिर उसके बाद हम अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे जो कि हमारा चैप्टर है इनकम अंडर हेड सैलरी। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं जिसमें मैं आपके साथ बात करूंगा पहले कुछ छोटे छोटे टॉपिक इस वाले चैप्टर के, फिर उसके बाद मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा अपना नेक्स्ट चैप्टर। तो स्टूडेंट्स, आपको याद होगा लास्ट क्लास में मैंने आपके साथ यहाँ तक का डिस्कशन कंप्लीट कर लिया था। इसके बाद हमारे सामने जो पॉइंट था वो है स्पेशल इकोनॉमिक जोन को लेकर। तो स्पेशल इकोनॉमिक जोन में कुछ एग्जम्पशन मिलती है, किस तरह से एग्जम्पशन दी जाती है वो मैं आज आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, स्पेशल इकोनॉमिक जोन के केस में गवर्नमेंट की इंटेंशन हमेशा ये रही है कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन को प्रमोट किया जाए। अगर आपको नहीं पता स्पेशल इकोनॉमिक जोन क्या है तो मैं आपको बता दूं, स्पेशल इकोनॉमिक जोन एक स्पेसिफाइड जोन्स है जो गवर्नमेंट ने नोटिफाई किए हैं और वहां पर उनका ये कहना है कि अगर कोई पर्सन यहाँ पर अपनी इंडस्ट्री सेटअप करता है, बिजनेस सेटअप करता है, तो उस केस में हम उसको कुछ टैक्स बेनिफिट्स देंगे इन रेस्पेक्ट ऑफ द टैक्स हॉलिडे पीरियड। मतलब वहां पर अगर आप कोई मैन्युफैक्चरिंग करते हैं या कोई बिजनेस करते हैं तो आपके जो प्रॉफिट्स होंगे वो हम आपके एग्जेम्प्ट कर देंगे। और भी बहुत सारी बातें हैं इसमें जो इस सेक्शन में हमें समझनी है कि कब स्पेशल इकोनॉमिक जोन को टैक्स बेनिफिट्स मिलते हैं, कब उनकी इनकम एग्जेम्प्ट होती है। तो वही पूरा डिस्कशन हमें यहाँ पर करना है। तो चलिए डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं स्पेशल इकोनॉमिक जोन के बारे में और देख लेते हैं यहाँ पर चीजों को किस तरह से लिखा हुआ है। सबसे पहले यहाँ पर ये कह रहे हैं a deduction of profit and gains which are derived by an SSC being an entrepreneur from the export of article or things or providing any services shall be allowed from the total income of the SSC। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं अगर कोई पर्सन जो कि बिजनेस में एंगेज्ड है, प्रोफेशन में एंगेज्ड है, सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है और वो स्पेशल इकोनॉमिक जोन में है, इसके बाद वो यहाँ पर कोई एक्सपोर्ट करता है या एक्सपोर्ट ऑफ द सर्विसेज करता है, मतलब गुड्स की एक्सपोर्टिंग करता है या सर्विसेज एक्सपोर्ट करता है, तो यहाँ पर उसको एक डिडक्शन दी जाएगी, एग्जेम्पशन दी जाएगी फ्रॉम द टोटल इनकम। जो भी उसकी टोटल इनकम आएगी उसमें से हम आपको एक डिडक्शन या एग्जेम्पशन देंगे। इसके बाद यहाँ पर लिखा है कौन एलिजिबल एसएससी है यहाँ पर, मतलब किनको ये डिडक्शन और एग्जेम्पशन दी जाएगी। इसके लिए यहाँ पर लिख रहे हैं all category of the SSC who derive any profit or gain from undertaking being a unit engaged in the manufacturing or production of an article or thing or provision of any services। यदि आप कुछ मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, यदि आप कोई प्रोडक्शन करते हैं, यदि आप कोई सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं तो हम आपको ये डिडक्शन देंगे। Such SSC should be an entrepreneur referred to in section 2 clause J of the SEZ Act 2005। तो जैसे आपका ये इनकम टैक्स एक्ट है ऐसे ही स्पेशल इकोनॉमिक जोन का भी एक एक्ट है। अगर आप उसकी सेक्शन 2 क्लॉज जे के अकॉर्डिंग एंटरप्रेन्योर हैं तो आपको ये डिडक्शन एग्जेम्पशन मिल जाएगी। कंडीशंस क्या है एग्जेम्पशन क्लेम करने के लिए? कुछ कंडीशंस आपको फुलफिल करनी होंगी ताकि आप इस एग्जेम्पशन को क्लेम कर पाए, वो कुछ इस तरह से रहेंगी। It has begun or begin to manufacture or produce article or things or provide any services in any SEZ special economic zone during the previous year relevant to assessment year 2006-7 or any subsequent assessment year but not later than AY 2021। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि जो आपने अपना प्रोडक्शन, आपने अपनी मैन्युफैक्चरिंग या आपने अपना प्रोविजन ऑफ सर्विस, ये जो बिजनेस है ये स्टार्ट कर लिया हो AY 2006 से AY 2020-21 के बीच में,
तो AY 2021 का मतलब ये हो गया कि आपका जो प्रोडक्शन है, मैन्युफैक्चरिंग है, वो 31 मार्च 2020 से पहले पहले स्टार्ट हो गया हो। क्योंकि जब AY 2021 की बात होगी तो इसका मतलब ये हुआ कि 31 मार्च 2020 मेरा प्रीवियस ईयर क्लोज हो गया। तो 31 मार्च 2020 तक अगर आपने अपना प्रोडक्शन स्टार्ट कर लिया है, मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट कर ली है, या प्रोविजन ऑफ सर्विस का बिजनेस स्टार्ट कर लिया है, देन इन दैट केस आपको ये एग्जेम्पशन दे दी जाएगी। तो स्टार्टिंग पीरियड हुआ AY 67 से AY 2021 तक। इसके बाद क्या लिखा है? Assessee should furnish in the prescribed form before the date specified in section 44AB, that is 1 month prior to the due date of furnishing the return of income under section 139 subsection 1, जो कि आप एक चैप्टर में समझेंगे। The report of chartered accountant certifying that deduction has been correctly claimed. तो अगर आप ये डिडक्शन क्लेम करना चाहते हैं, एग्जम्पशन क्लेम करना चाहते हैं, तो यहाँ पर आपको चार्टर्ड अकाउंटेंट से रिपोर्ट भी लानी पड़ेगी और आप उसे अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की ड्यू डेट से 1 महीना पहले अरेंज करेंगे और डिपार्टमेंट में सबमिट कर देंगे, जिससे ये पता चल जाएगा कि जो आप एग्जम्पशन या डिडक्शन यहाँ क्लेम कर रहे हैं दैट इज करेक्ट। उसकी जो वर्किंग है, उसकी जो कैलकुलेशन है, या जो क्वांटम ऑफ डिडक्शन आप क्लेम कर रहे हैं वो बिल्कुल सही है। इसके बाद आता है स्टूडेंट्स, पीरियड फॉर विच द डिडक्शन इज अवेलेबल। कितने टाइम के लिए आपको ये डिडक्शन दी जाएगी? तो ये डिडक्शन आपको दी जाएगी 15 साल के लिए, जिसमें कंडीशंस हैं। पहले 5 साल आपको ये डिडक्शन मिलेगी, उसके बाद अगर आप कुछ और कंडीशन सेटिस्फाई कर देते हैं देन आपको फर्दर 5 साल की ये डिडक्शन मिल जाएगी, एग्जेम्पशन मिल जाएगी। और अगर आप फिर और कंडीशन सेटिस्फाई कर देते हैं तो आपको फर्दर 5 ईयर की फिर से एग्जम्पशन मिल जाएगी। तो यहाँ पर 15 साल की टोटल एग्जम्पशन है, बट कंडीशनल एग्जम्पशन है। पहले 5 साल के लिए कंडीशन है, फिर अगले 5 साल के लिए दूसरी कंडीशंस है, और फिर उसके बाद 5 साल के लिए और कंडीशंस रखी गई हैं। क्या है कंडीशन, समझ लेते हैं। 100% of the profits and gains derived from the export of such article or thing or from a service for a period of 5 consecutive assessment year beginning with the assessment year relevant to the previous year in which the unit begin to manufacture or produce such article or thing or provide these services। तो पहले 5 साल के लिए आपको 100% ऑफ द प्रॉफिट एंड गेन्स, जो भी आपका प्रॉफिट आएगा या जो भी आपका गेन होगा उतने की हम आपको एग्जेम्पशन दे देंगे पहले 5 साल के लिए। 100% ऑफ द प्रॉफिट एंड गेन्स। तो आप यहाँ हाईलाइट कर लीजिएगा, आपको जो डिडक्शन बेनिफिट दिया जाएगा वो 100% दिया जाएगा ऑफ अ प्रॉफिट एंड गेन्स फॉर द फर्स्ट 5 ईयर। तो पहले 5 साल जो होंगे आपके for a period of 5 consecutive assessment year from the year in which you have started your production or manufacturing or provision of service as the case may be, वहां से 5 साल के लिए आपके 100% प्रोविजन एग्जेम्प्ट, 100% प्रॉफिट एग्जेम्प्ट हो जाएंगे। उसके बाद क्या है, 50% ऑफ सच प्रॉफिट एंड गेन्स फॉर अ फर्दर 5 असेसमेंट ईयर। जब 5 साल आपके पूरे हो जाएंगे तो आपको 50% की एग्जेम्पशन मिलने लगेगी अगले 5 साल के लिए। तो पहले 5 साल आपने 100% बेनिफिट उठाया, उसके अगले 5 साल आपको 50% की डिडक्शन एग्जेम्पशन दे दी जाएगी उन प्रॉफिट्स की जो प्रॉफिट्स आपने एक्सपोर्ट करके कमाए होंगे SEZ में काम करते हुए। इसके बाद देखिए स्टूडेंट्स क्या लिखा है, so much of the amount not exceeding 50% of the profit as a debited to the P&L account of a previous year in respect of which the deduction is to be allowed and credited to reserve account। तो ये जो आपको 50% की डिडक्शन दी जा रही है, ये इसके जो 5 साल बाद पीरियड आएगा यहां पर भी आपको एक डिडक्शन एग्जेम्पशन दी जाएगी। वो कंडीशनल डिडक्शन होगी जो कि आपकी मेंशन है यहां पर, जहां पर लिखा हुआ है so much of the amount not exceeding 50% of the profit as a debited to P&L account and for the previous year in respect of which the deduction is to be allowed and credited to reserve account।
तो यहाँ पर ये कह रहे हैं अगर आपने कोई रिजर्व मेंटेन किए हैं तो उस रिजर्व को मेंटेन करने की वजह से हम आपको यहाँ पर एग्जेम्पशन दे देंगे। इसके बाद देखिए, is to be created and utilized in the manner laid down under section 10(8)(2) for next 5 consecutive year। तो आपको इस तरह से यहाँ पर टोटल 5 साल की डिडक्शन, फिर 5 साल की डिडक्शन और फिर 5 साल की डिडक्शन मिलती है। टोटल आपको 15 साल की डिडक्शन यहाँ पर दे दी जाती है। पहले 5 साल आपको 100% की डिडक्शन मिली है, उसके अगले 5 साल में आपको 50% की डिडक्शन मिली है, और जो उसके बाद 5 साल है यहाँ पर कंडीशन है रिजर्व मेंटेन करने की। तो अगर आप रिजर्व मेंटेन कर लेते हैं तो आपको यहाँ पर फर्दर डिडक्शन दे दी जाएगी। इसके बाद जब आप यहाँ देखेंगे तो दीज आर दी कंडीशन टू बी सेटिस्फाई फॉर क्लेमिंग द डिडक्शन फॉर फर्दर 5 ईयर मींस आफ्टर द 10 ईयर। तो यहाँ पर कुछ कंडीशंस हैं, ये आप एक बार घर से पढ़ लीजिएगा कि क्या कंडीशंस आपको फुलफिल करनी है ताकि आपको यहाँ पर डिडक्शन मिल जाए। तो ये कंडीशन वाला पार्ट जो है ये मैं आपको होमवर्क के लिए छोड़ रहा हूं, आप इसे घर से पढ़ लेंगे, आपको ये समझ आ जाएगा कि व्हाट आर दी कंडीशंस जो आपको यहाँ पर फुलफिल करनी है टू क्लेम द एग्जेम्पशन फॉर दिस रेलेवेंट पीरियड। तो जो ये यहाँ पर 5 साल वाला पीरियड रखा गया है इसके लिए आपको कुछ कंडीशन पूरी करनी होगी। इसके बाद जब आप नीचे आएंगे तो यहाँ पर मैंने एक एग्जांपल भी रखा है आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए, जिसमें मैंने आपको बताया कि कोई SEZ ने अगर 15/10/2019 को अपनी मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट करी है तो उसे पहले 5 साल यहाँ डिडक्शन मिलेगी, उसके अगले 5 साल उसे यहाँ डिडक्शन मिलेगी, इस तरह से मिलेगी, और उसके अगले 5 साल जो रहेंगे उसमें उसे इस तरह से डिडक्शन दी जाएगी। इसके बाद यहाँ पर एक CBDT का सर्कुलर भी आया हुआ था रिगार्डिंग सम क्लैरिफिकेशन, तो वो सर्कुलर भी आप यहाँ पर होमवर्क रीडिंग में रीड कर लेंगे और आपकी अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो जाएगी कि यहाँ पर CBDT अल्टीमेटली क्या कहना चाहती है। नेक्स्ट आते हैं, तो जब आप ऊपर कंडीशन पढ़ेंगे कि कौन सी कंडीशन फुलफिल करने पर आपको डिडक्शन एग्जम्पशन मिलेगी, तो वहां पर आप देखेंगे, और जैसा भी मैंने आपको बताया भी कि आपको रिजर्व मेंटेन करने होंगे, अगर आप उन रिजर्व का कोई मिस यूटिलाइजेशन कर लेते हैं, जैसा लॉ में लिखा हुआ है कि इन रिजर्व का यूटिलाइजेशन कहां पर होना है, तो आप ऊपर देखेंगे इन रिजर्व्स का बेसिकली यूटिलाइजेशन होना है मशीनरी के परचेज, मशीनरी के एक्विजिशन के रेस्पेक्ट में। तो अगर आप ऐसा नहीं करते हैं और आप उन रिजर्व्स का जो आपने बनाए हैं फॉर SEZ उनका कोई मिस यूटिलाइजेशन करते हैं या नॉन यूटिलाइजेशन करते हैं तो कुछ कॉन्सिक्वेंसेस हो जाएंगे। एंड कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे कि जो अमाउंट हमने आपको एज ए एग्जम्पशन अलाउ कर दिया था और जितना हमने आपका इनकम टैक्स छोड़ दिया था वो हम आपका चार्ज बैक कर देंगे, एड बैक कर देंगे, और उसे उस अमाउंट पर हम आपका इनकम टैक्स वापस ले लेंगे। तो यहां पर कॉन्सिक्वेंसेस में लिखा हुआ है, एक बार देख लेते हैं क्या है। Where any amount credited to a special economic zone reinvestment reserve account has been utilized for any purpose other than those referred in subsection 2, मतलब उन पर्पस को छोड़कर कहीं और किया है जो हमने सबसेक्शन 2 में लिखे थे। तो वो आपने ऊपर देखे कौन कौन से पर्पस है। The amount so utilized shall be deemed to be the profit in the year in which the amount was so utilized and charged to tax accordingly। तो जिस साल आप उसका मिस यूटिलाइजेशन कर देंगे उस साल उस अमाउंट को हम आपका प्रॉफिट मानते हुए, डीम टू बी प्रॉफिट मानते हुए उसको टैक्स कर देंगे, और उस पर जो भी आपका टैक्स बनेगा अकॉर्डिंगली हम आपसे टैक्स चार्ज कर लेंगे। यहां तक की बात क्लियर है आप सभी को। इसके बाद आएंगे आप पेज नंबर 10 पर। तो पेज नंबर 10 पर यहां पर लिखा गया है कि आप कैसे कंप्यूट करेंगे अपना प्रॉफिट फॉर अ एक्सपोर्ट यूनिट। तो मान के चलिए आप यहां पर देखिएगा नोटिंग वाले पार्ट पर मैंने एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया। उस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में मैंने सेल्स लिखी है। सेल्स मेरी दो तरह की हो सकती है, एक हो सकती है डोमेस्टिक और एक हो सकती है मेरी एक्सपोर्ट। तो यहां पर हमारा पर्पस है एक्सपोर्ट वाली सेल को प्रमोट करना और उसके ऊपर हमें एग्जम्पशन देना।
तो मान के चलिए 70 रुपए मेरे डोमेस्टिक सेल से आते हैं, 30 रुपीज मेरे एक्सपोर्ट सेल से आते हैं, टोटल सेल मेरी 100 रुपए आती है। और यहाँ पर जो मेरा नेट प्रॉफिट आता है वो 10 रुपए आता है आफ्टर डेबिटिंग ऑल एक्सपेंसेस। तो ये मेरे एक्सपेंसेस हो गए हैं 90 रुपीज, मेरा प्रॉफिट आ गया 10 रुपए। तो यहाँ पर आपको एग्जम्पशन कितने की दी जाएगी इसके बारे में यहाँ पर फॉर्मूला दिया गया है। तो आपको जो एग्जम्पशन दी जाएगी वो पूरे 10 रुपए की नहीं दी जाएगी, आपको एग्जम्पशन केवल उतने प्रॉफिट की दी जाएगी विच इज एट्रीब्यूटेबल टू दी एक्सपोर्ट ओनली। तो जो आपका एक्सपोर्ट वाला प्रपोर्शन होगा उतने अमाउंट की हम आपको यहाँ पर एग्जम्पशन देने की बात कर रहे हैं। तो बताइए 10 रुपए आपका प्रॉफिट है 100 रुपए की सेल पर है, इसके अंदर डोमेस्टिक सेल कितनी है 70 रुपए, तो 7 रुपए आपका डोमेस्टिक का प्रॉफिट है। मैं यहां पर कह सकता हूं इट इज अ डोमेस्टिक सेल प्रॉफिट। उसके बाद 10 रुपए आपकी टोटल प्रॉफिट है 100 रुपए की सेल पर, लेकिन उसमें 30 रुपीज आपकी एक्सपोर्ट है, तो मैं कह सकता हूं 3 रुपए आपका एक्सपोर्ट का प्रॉफिट है, जो आपने एक्सपोर्ट किया उससे रिलेटेड प्रॉफिट है। तो यहाँ पर लॉ मेकर भी यही बात कह रहे हैं, लॉ मेकर कुछ अलग नहीं कह रहे हैं। लॉ मेकर इज सेइंग कि यहाँ पर आपको जो हम बेनिफिट देने वाले हैं वो 3 रुपए का बेनिफिट देने वाले हैं। देखिए वापस आइएगा इस पर, तो यहाँ पर जब आप फॉर्मूला देखेंगे तो यहाँ लिखा हुआ है प्रॉफिट ऑफ अ यूनिट इन एसईजेड, मतलब आपका 100 रुपए का प्रॉफिट या 10 रुपए का प्रॉफिट एज द केस में भी। इसके अंदर आप देखिए एक्सपोर्ट का टर्नओवर कितना है 300 रुपए का है, और टोटल टर्नओवर कितना है 1000 रुपए का है। एंड अकॉर्डिंगली जो आपको बेनिफिट दिया जाएगा वो 30 रुपए का दिया जाएगा, बिकॉज इट इज डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल एंड रिलेटेड टू द एक्सपोर्ट टर्नओवर ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मूला। यहां पर फिर आपको मीनिंग दिया गया है एक्सपोर्ट टर्नओवर का कि एक्सपोर्ट टर्नओवर क्या होती है। आप इसको एक बार देख लीजिएगा। एक्सपोर्ट टर्नओवर का मतलब है जो आपने अपने क्रॉस बॉर्डर सेल करी है, इंडिया के बाहर कोई सेल करी है। और एक्सपोर्ट टर्नओवर में इंक्लूड नहीं किया जाएगा फ्रेट, टेलीकम्युनिकेशन चार्जेस एंड इंश्योरेंस इफ एनी। तो अगर आपने ये सेल में इंक्लूड कर रखा है then that amount will not be considered as in sale as an export sale export turnover while computing this formula। इसके बाद स्टूडेंट्स यहाँ पर कुछ रेस्ट्रिक्शंस हैं ऑन अदर टैक्स बेनिफिट, तो ये मैं आपको समझाऊंगा सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड के चैप्टर में। तो ये वाला पार्ट जब आप देखेंगे तो ये आपका ऑलरेडी कवर हो जाएगा सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड कैपिटल गेन के चैप्टर में। उसके बाद यहां से डिडक्शन वाला पार्ट है वो मैं डिडक्शन में आपको क्लियर करूंगा। तो इसे आप चाहे तो यहां से पढ़ सकते हैं, चाहे तो आप इसको अभी स्किप कर सकते हैं। द सेम एरिया विल बी कवर्ड अंडर द चैप्टर डिडक्शन। तो जब मैं डिडक्शन के चैप्टर पर आऊंगा और सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड के चैप्टर पे आऊंगा वहां पर मैं इसकी लिंकिंग आपको बताऊंगा। इसके बाद यहाँ पर दिया गया है अमेलगमेशन एंड डीमर्जर के केस में डिडक्शन कैसे मिलेगी, कितनी मिलेगी। तो इस पार्ट को मैंने यहाँ पर ऑलरेडी बहुत अच्छे से डिस्क्राइब कर रखा है। मतलब अगर आप इसको घर से भी पढ़ेंगे एज ए होमवर्क पढ़ेंगे तो आपको ये समझ आ जाएगा कि अमेलगमेशन और डीमर्जर के केस में ये डिडक्शन आपको एग्जेम्पशन कैसे मिलनी है। तो आप इसको मार्क करिएगा एज ए होमवर्क, ये आप घर से पढ़ेंगे। जस्ट रफ रीडिंग आपको रिक्वायर्ड है। अच्छा स्टूडेंट्स एक चीज और मैं आपको बता दूं, मैं जहां जहां आपको बोलूंगा कि आप इसे घर से पढ़ेंगे तो मैं आपसे बस ये एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि आप घर पर इसकी एक रफ रीडिंग लेंगे। रफ रीडिंग का मतलब जैसे आप कोई नॉवल पढ़ते हैं, कोई स्टोरी बुक पढ़ते हैं, ऐसे आप इसको पढ़ें लेकिन कंसंट्रेट होके पढ़ें। एक बार माइंड में लॉजिक बनाते हुए चलें कि जो मैं पढ़ रहा हूं उसका कंटेक्स्ट क्या है और वो किसके बारे में बात हो रही है। जब आप उस हिसाब से इसे पढ़ेंगे तो आपको एक एक पॉइंट इसमें समझ आ जाएगा। ऐसा कोई रॉकेट साइंस नहीं है जो आपको ये समझ ना आए। और अगर आपको फिर भी समझ नहीं आता है तो आप मुझसे तो पूछ ही सकते हैं, कभी भी पूछिए, व्हाट्सएप पर पूछिए, टेलीग्राम पर पूछिए, या कोई भी प्लेटफॉर्म जो आपको सूट करता हो आप वहां पर मुझसे कांटेक्ट करके इन कंफ्यूजन्स को डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। इसके बाद आएंगे दोस्तों, तो यहां पर हमारे पास टॉपिक है रेस्ट्रिक्शन ऑन अलाउएबिलिटी ऑफ एक्सपेंडिचर सेक्शन 14A। दैट इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, कॉन्सेप्चुअली भी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। ऑल्दो
आपके सिलेबस का भी ये पार्ट है, बट एग्जाम में जनरली ये नहीं पूछा जाता है, बट आपको पता होना चाहिए। बीइंग अ प्रैक्टिकल स्टूडेंट यू शुड नो कि ये रूल 14A क्या कहता है। तो पहले मैं आपको एक जनरल वे बताऊंगा, एग्जाम्पल के थ्रू समझाऊंगा कि व्हाट एग्जैक्टली दी 14A क्या कहता है, उसके बाद थ्योरी पर आ जाएंगे। तो सपोज कीजिए आपने एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया है। इस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आपने यहां पर कुछ इनकम डाली है। आपकी इनकम है, इनकम ABCDE, ये एक इनकम है, दूसरी इनकम, तीसरी इनकम, फोर्थ इनकम, फिफ्थ इनकम। इसमें से किसी वजह से आपकी 3 इनकम एग्जेम्प्ट इनकम हो जाती है। लेट से कोई 3 इनकम आपकी एग्जेम्प्ट इनकम है फॉर एनी रीजन, एग्जेम्पशन मिल गई आपको सेक्शन 10 में, एग्जेम्प्ट इनकम हो गई। कॉरस्पॉन्डिंगली आपने यहां पर कुछ खर्चे भी डाले हुए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो लेट से ये आपने कुछ खर्चे भी डाले हुए हैं। अब क्या होता है, इन 2 इनकम पर आप टैक्स देने की बात कह रहे हैं कि ये 2 इनकम टैक्सेबल है। ये 3 इनकम आप कहते हैं कि ये मेरी एग्जेम्प्ट इनकम है, लेकिन खर्चे आप सारे के सारे यहां पर ले आते हैं। तो क्या ऐसा नहीं हो सकता कि आपने इसमें से कुछ खर्चे, चाहे ऊपर के 4 हो, चाहे नीचे के 4 हो, चाहे बीच के 4 हो, ऐसा हो सकता है ना कि इस पूरे खर्चे में से, लेटेस्ट से ये 1000 रुपए के खर्चे थे, तो ऐसा हो सकता है ना कि इसमें से कुछ पोर्शन ऑफ द एक्सपेंसेस आपने खर्च किए हो टू इंकर दीज एग्जेम्प्टेड इनकम। आप मेरा पॉइंट समझ पा रहे हैं? लॉ मेकर क्या प्रॉब्लम देख रहे थे कि अगर आपकी कोई इनकम एग्जेम्प्ट इनकम है और आपने उस इनकम को कमाने के लिए कोई खर्चा किया है, तो क्योंकि हमें इनकम पर कोई टैक्स नहीं मिल रहा, तो हम उन खर्चों पर आपको बेनिफिट क्यों दें। आपने यहां पर 5 इनकम ऑफर करी, लेकिन 5 में से 3 इनकम तो आपकी एग्जेम्प्ट इनकम थी। अब 3 इनकम के अगेंस्ट भी तो आपने कोई खर्चा किया हो सकता है ना। तो यहां पर जब आप खर्चे डालेंगे तो इस खर्चों में कुछ पोर्शन ऐसा होगा जो आपने इंकर किया होगा इन रेस्पेक्ट टू अर्न द एग्जेम्प्ट इनकम। तो लॉ मेकर वांट्स टू रिमूव those expenditures which are incurred for earning the exempt income। लॉ मेकर क्या चाहते हैं कि जो खर्चा आपने अपनी एग्जेम्प्ट इनकम को अर्न करने के लिए खर्च किया था, उस खर्चे को हम खर्चा नहीं मानेंगे। क्यों नहीं मानेंगे? लॉजिक बड़ा क्लियर है। अगर आप इनकम पर कोई टैक्स नहीं देंगे तो आपके खर्चे भी एग्जेम्प्ट हो जाएंगे। इसका मतलब वो खर्चे भी आपके खर्चे नहीं माने जाएंगे। अगर इनकम पर टैक्स नहीं तो खर्चा भी खर्चा नहीं। दिस इज अ रूल एज पर रूल 14A। तो अब देखते हैं थ्योरी में क्या लिखा हुआ है, और हम समझेंगे कि जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है, आपको जो मैंने समझाई, वो आपको किस लेवल तक समझ आ गई है। वापस आते हैं। एक्सपेंडिचर incurred in relation to any exempt income, expenditure incurred in relation to any exempt income is not allowed as deduction while computing the income under any of the 5 heads of income। तो जब आप कोई खर्चा करते हैं किसी ऐसी इनकम को कमाने के लिए जो इनकम आपकी एग्जेम्प्ट इनकम होती है, तो उस केस में हम आपके उस खर्चे को भी खर्चा नहीं मानेंगे, उस खर्चे की भी हम आपको डिडक्शन नहीं देंगे जब हम आपके पांचों हेड्स में से कोई भी किसी भी हेड की इनकम कंप्यूट कर रहे होंगे। इसके बाद देखिए, द असेसिंग ऑफिसर इज एम्पावर्ड। असेसिंग ऑफिसर जो आपकी इनकम असेस करता है, उसको एम्पावर्ड कर दिया, पावर दे दी
to determine the amount of expenditure incurred in relation to such income which does not form part of a total income। तो एओ के पास पूरी पावर है कि वो ये डिटरमाइन कर सकता है कि कितना खर्चा आपने उस इनकम को कमाने के लिए किया जो इनकम आपकी एग्जेम्प्ट इनकम है या जो इनकम आपकी इनकम का पार्ट ही नहीं बनी है। विद सच मेथड एज में बी प्रिस्क्राइब्ड, और ये जो एओ कंप्यूटेशन करेगा इसके मेथड्स प्रिस्क्राइब्ड होंगे, ऐसे ही हवा में कंप्यूटेशन नहीं होगी। इट मींस व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, एओ जब कैलकुलेशन करेगा तो वो ऐसे ही नहीं कह देगा कि 1000 रुपए में से 700 रुपए आपके ऐसे हैं जो आपने खर्च करे हैं टू इनकर द एग्जेम्प्ट इनकम, और वो ऐसा भी नहीं करेगा, सिंपल फॉर्मूला भी नहीं लगाएगा। यहाँ पर वो कहेगा कि आपकी 2000 रुपए की इनकम थी, 2000 की इनकम में आपकी 1200 की इनकम टैक्सेबल वाली है, 800 रुपए की इनकम आपकी एग्जेम्प्ट है, तो इसको 12:8 में डिवाइड कर दिया जाए। वो ऐसा भी नहीं करेगा, प्लीज नोट माय वर्ड। वो रेशो भी नहीं लगाएगा, वो हवा में भी कैलकुलेशन नहीं करेगा, उसको सिंपली वो मेथड्स फॉलो करने होंगे जो मेथड प्रिस्क्राइब किए गए हैं अंडर द एक्ट और रूल। इसके बाद देखते हैं क्या है यहाँ पर मेथड्स के बारे में। द मेथड्स फॉर डिटरमाइनिंग द एक्सपेंडिचर इन रिलेशन टू एग्जेम्प्ट इनकम is to be prescribed by the CBDT for the purpose of disallowances of such expenditure। तो जो आपके एक्सपेंडिचर डिसअलाउंसेस होने हैं, डिसअलाउ होने हैं, उसके लिए आपको एक मेथड सीबीडीटी प्रिस्क्राइब करेगी अंडर द सेक्शन 14A। सच मेथड शुड बी अडॉप्टेड बाय द असेसिंग ऑफिसर इन द फॉलोइंग केस, और ये मेथड ए को फॉलो करने पड़ेंगे इन केसेस में। पहला, इफ ही not satisfied with the correctness of the claim of the SSC having regard to the accounts of SSC। तो अगर एओ को लगता है कि जो एसएससी ने बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाई हैं उसमें उसने जो क्लेम किया है कि मैंने इतना खर्चा एग्जेम्प्ट इनकम को कमाने में किया था, इतना खर्चा मेरा टैक्सेबल इनकम को कमाने में हुआ था, तो अगर उसे उस पर डाउट है या वो सेटिस्फाई नहीं है, उसे लगता है कि नहीं ये गलत है, तो उस केस में वो मेथड अडॉप्ट कर सकता है। दूसरा केस, वेयर एन एसएससी क्लेम्स दैट नो एक्सपेंडिचर हैज बीन incurred by him in relation to income which does not form part of a total income। तो अगर एसएससी ये कहता है कि मैंने तो भाई साहब कोई खर्चा किया ही नहीं है एग्जेम्प्ट इनकम को कमाने के लिए, मैंने तो ये सारे के सारे खर्चे ही टैक्सेबल इनकम को कमाने के लिए किए थे, तो भी उस केस में एओ मेथड फॉलो कर लेगा और अकॉर्डिंगली मेथड के अकॉर्डिंग जो वर्किंग आएगी या जो अमाउंट आएगा वो कंसीडर कर लिया जाएगा। तो याद रखिएगा मेरी इस बात को, अगर आपके P&L अकाउंट में टैक्सेबल इनकम भी है और एग्जेम्प्ट इनकम भी है और एसएससी ये कह दे कि ये सारे के सारे खर्चे केवल और केवल टैक्सेबल इनकम को कमाने के लिए किए गए थे, एग्जेम्प्ट इनकम को कमाने के लिए कोई खर्चा किया ही नहीं था मैंने, तो ये क्लेम उसका डिसअलाउ हो जाएगा एंड अकॉर्डिंगली एओ यहां पर मेथड अडॉप्ट कर लेगा और अपनी वर्किंग के अकॉर्डिंग वहां पर डिसअलाउंसेस कर देगा। अब मेथड्स के बारे में एक और बात यहां पर निकल के आती है, रूल 8D, ये भी बहुत काम की चीज है। सो रूल 8D lays down the method of determining the amount of expenditure in relation to the income which is not included in the total income। तो जो यहां पर मैंने आपको बताया ना मेथड प्रिस्क्राइब करेगी सीबीडीटी, तो सीबीडीटी ने रूल 8D प्रिस्क्राइब किया और इसमें बताए मेथड कि किस मेथड से ये किया जाएगा। देखते हैं मेथड के बारे में। इफ assessing officer having regard to the accounts of SSC of a previous year is not satisfied with the correctness of the claim of expenditure by the SSC, अगर उसके लगता है कि SSC ने ये जो एक्सपेंडिचर क्लेम किए हैं गलत है। दूसरा, the claim made by the SSC that no expenditure has been incurred, और वो ये देखता है कि एसएससी ये कह रहा है मैंने कोई खर्चा किया ही नहीं है एग्जेम्प्ट इनकम को कमाने के लिए, ये तो सारे के सारे खर्चे ही टैक्सेबल इनकम के लिए हैं, तो उस केस में वो क्या करेगा,
in relation to exempt income for such previous year, he shall determine the amount of expenditure in relation to such income in the manner provided hereunder. तो जो मैनर अब नीचे दिया गया है उस मैनर के अकॉर्डिंग वो कैलकुलेशन कर लेगा। क्या है मैनर जो यहां पर दिया गया है? फर्स्ट, the expenditure in relation to the income which do not form part of a total income shall be the aggregate of the following. तो जो भी एग्रीगेट आएगा फॉलोइंग मतलब पॉइंट नंबर ए, पॉइंट नंबर बी, इसको ले लिया जाएगा। पॉइंट नंबर ए में लिखा है the amount of expenditure directly related to the income which does not form part of a total income. तो अगर कोई ऐसा खर्चा जो सीधा सीधा दिखता ही है कि भाई ये तो आपने एग्जेम्प्ट इनकम को कमाने के लिए किया है, तो वो खर्चा तो सीधा सीधा आपका उठा लिया जाएगा एज अ पार्ट ऑफ नॉन अलाउएबल एक्सपेंडिचर। इसके बाद आता है an amount equal to 1% of the annual average of a monthly average of opening and closing balances of the value of investment income from which do not form part of a total income. तो जो यहाँ पर ओपनिंग और क्लोजिंग वैल्यू ऑफ द इन्वेस्टमेंट्स होंगी उसका 1% लिया जाएगा। वो जो वैल्यू आएगी उसको कंसिडर करते हुए आपकी जो एग्जेम्प्ट इनकम के अगेंस्ट एक्सपेंडिचर है उसकी डिसअलाउंसेस निकाल ली जाएगी या वो क्वांटम डिटरमाइन कर लिया जाएगा कि कितना एक्सपेंडिचर आपने ऐसा इंकर किया है विच इज इन रिलेशन टू द एग्जेम्प्ट इनकम एंड अकॉर्डिंगली वो एक्सपेंडिचर आपके अलाउ नहीं किए जाएंगे। यहां तक की बात आप सभी को क्लियर है? एक छोटी सी बात और यहां पर लिखी हुई है, हाउएवर, पहले आप इसको वर्किंग से समझिएगा। मान लीजिए मैंने टोटल एक्सपेंस क्लेम करे हैं 1 लाख रुपए। मैंने टोटल एक्सपेंडिचर जो क्लेम किए 1 लाख रुपए क्लेम किए। एओ मेरी बात से सेटिस्फाई नहीं हुआ, उसने ए मेथड लगाया, उसने बी मेथड लगाया। ए में उसने वैल्यू क्वांटिफाई कर ली, फॉर एग्जांपल 70,000 रुपीज। बी में उसने वैल्यू क्वांटिफाई कर ली, फॉर एग्जांपल 40,000 रुपीज। और ऑन द बेसिस ऑफ हिज कैलकुलेशन जो एग्रीगेट वैल्यू उसने निकाली वो निकाल ली मोर देन 1 लाख रुपीज, मोर देन 1 लाख रुपीज। अब वो ये कहता है, एग्जांपल ले लेते हैं, उसने यहां पर कहा 1,05,000 रुपए का आपका एक्सपेंडिचर है विच इज इन रिलेशन टू दी एग्जेम्प्ट इनकम। ये आपका खर्चा है जो आपने एग्जेम्प्ट इनकम को कमाने के लिए किया। तो यहां पर सीबीडीटी ने ये बात बोली, लॉ ने यहां पर ये बोला कि अगर आपने खर्चा 1 लाख रुपए क्लेम किया है तो जो एओ है वो आपका 1,05,000 रुपए डिसअलाउ नहीं कर सकता। जो आपका डिसअलाउंसेस होगा वो मैक्सिमम उतना ही होगा जितना आपने खर्चा क्लेम किया है। तो अगर आपने खर्चा ही 1 लाख रुपए क्लेम किया है देन जो डिसअलाउंसेस की जाएगी अंडर सेक्शन 14A रूल 8D वो आपकी मैक्सिमम 1 लाख रुपए की ही होगी, वो 1 लाख से ज्यादा की नहीं हो सकती। देखिए क्या लिखा है यहां पर, however the amount referred to in clause 1 and clause B shall not exceed the total expenditure claimed by the SSC। तो जितना भी आपने एक्सपेंडिचर क्लेम किया होगा वो उससे ज्यादा नहीं होगा। आप उससे ज्यादा एक्सपेंडिचर यहां पर डिसअलाउ नहीं कर पाएंगे। आई होप यहां तक की बातें आपको क्लियर हो गई होंगी। तो स्टूडेंट इसके बाद हमारे सामने टॉपिक आता है विच इज अ टैक्स ऑन अनएक्सप्लेन्ड इन्वेस्टमेंट एंड कैश क्रेडिट। तो आपको याद होगा चैप्टर नंबर 1 में जहां पर मैंने आपको रेट ऑफ टैक्स बताए थे, स्पेशल इनकम बताई थी, तो वहां पर सेम टेबल मैंने आपको ड्रॉ करके दी थी जिसमें मैंने आपको बताया था कि अगर आपकी कोई अनएक्सप्लेन्ड इन्वेस्टमेंट या अनएक्सप्लेन्ड मनी पाई जाती है, अनएक्सप्लेन्ड इनकम मिलती है, तो उस पर आपको कितना टैक्स देना होगा, किस रेट से टैक्स देना होगा। तो वो चीज यहां पर मैंने फिर से रीप्रिंट करी है ताकि आप उसको एक बार रिकॉल कर पाए। फिर से बता देता हूं,
अगर आपकी ऐसी कोई कंपोनेंट ऑफ इनकम पाई जाती है विच इज ट्रीटेड एज एन इनकम ऑफ एसएससी and assessing officer is of the opinion that SSC is not able to offer any satisfactory explanation about the nature or the sources of the income, तो उस केस में वो इनकम आपकी अनएक्सप्लेन्ड इनकम, अनएक्सप्लेन्ड मनी, अनएक्सप्लेन्ड इन्वेस्टमेंट, कैश क्रेडिट मानी जाती है। मतलब आप कोई इनकम के बारे में जस्टिफिकेशन नहीं दे पा रहे हैं। मान लीजिए एओ के पास कोई इनकम का सोर्स आ गया, इनकम का प्रूफ उसके पास आ गया कि आपकी ये इनकम है, लेकिन आप नहीं एक्सप्लेन कर पा रहे हैं कि ये इनकम आपकी कैसे हुई थी, तो उस केस में वो अनएक्सप्लेन्ड इनकम, अनएक्सप्लेन्ड मनी, अनएक्सप्लेन्ड इन्वेस्टमेंट मानी जाएगी। ठीक है जी। जिसमें क्या क्या कवर होगा, कैश क्रेडिट आ जाएगा, अनएक्सप्लेन्ड इन्वेस्टमेंट्स आ जाएंगी, अनएक्सप्लेन्ड मनी आ जाएगी, अनएक्सप्लेन्ड एक्सपेंडिचर्स आ जाएंगे। एक्सपेंडिचर्स पर भी है, आपने कोई खर्चा किया लेकिन आप उसका सोर्स नहीं बता पा रहे कि आपने खर्चा कहां से किया। लेट से आपने बोला मैंने 5 लाख रुपए किसी को पे किए, कैश में पे किए, लेकिन आप नहीं बता पा रहे ये कैश आपके पास कहां से आया था, तो उस केस में वो आपका अनएक्सप्लेन्ड एक्सपेंडिचर हो जाएगा। और इन सभी केसेस में जो आपके ऊपर इनकम टैक्स लगाया जाएगा वो आपके कोई स्लैब रेट नहीं होंगे, स्पेशल रेट होगा, जहां पर 60% का आपके ऊपर रेट लगेगा फॉर द पर्पस ऑफ टैक्स, और सरचार्ज भी लगेगा 25% का। तो अब आप देख लीजिए 60% आप इनकम टैक्स देंगे, 25% आप इस पर सरचार्ज भी देंगे, और यहां तक कि कोई डिडक्शन भी आपको नहीं दी जाएगी। नो डिडक्शन शैल बी अलाउड फ्रॉम सच इनकम, तो आपको कोई डिडक्शन यहां पर नहीं दी जाएगी अगर आपकी कोई अनएक्सप्लेन्ड मनी या अनएक्सप्लेन्ड इन्वेस्टमेंट की इनकम पकड़ी जाती है। पेज नंबर 12 पर आएंगे आप सभी। यहां पर मैंने आपको कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स दिए हैं जो मैं आपको डिस्कस करूंगा। अब बहुत छोटी छोटी बातें हैं ये, ऑल्दो मैं आपके साथ बाद में भी डिस्कस कर सकता हूं, बट आई थॉट कि अभी क्लास में हमारा टाइम है तो मैं आपके साथ 10 मिनट 15 मिनट लगा के इन छोटी छोटी बातों को डिस्कस कर लेता हूं, ताकि फिर उसके बाद में फ्रेश आपके साथ अपना नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर पाऊं। इनकम टैक्स में 3 वर्ड्स आपको बहुत बार सुनने को मिलेंगे लोगों से, जब आप प्रैक्टिस में आएंगे तब भी, जब आप अपनी स्टडी कर रहे होंगे तब भी, या हो सकता है आपने पहले भी ये वर्ड्स सुने हो। 3 वर्ड्स। पहला वर्ड होता है टैक्स प्लानिंग, टैक्स प्लानिंग। दूसरा वर्ड है टैक्स अवॉइडेंस, टैक्स अवॉइडेंस। और थर्ड वर्ड आपके सामने आएगा टैक्स इवेजन, टैक्स इवेजन। प्लानिंग का मतलब आपने प्लान किया है, लॉ के अंदर रहते हुए आपने चीजों को प्लान किया है। लॉ आपको बेनिफिट देना चाहता है और आपने उस बेनिफिट को उठाया है, दैट इज अ टैक्स प्लानिंग। लॉ आपको बेनिफिट देना चाहता है, लॉ की इंटेंशन है कि आप बेनिफिट उठाएं, और आपने वैसा वैसा करके बेनिफिट उठा लिया, दैट इज अ टैक्स प्लानिंग। प्लीज रिपीट, आई एम रिपीटिंग माई वर्ड। अगर लॉ मेकर ने आपको कोई बेनिफिट दिए हैं या लॉ ऐसा बना है जिनका आप बेनिफिट उठा लेते हैं उन कंडीशंस को पूरा करके, देन दैट थिंग इज टू बी कॉल्ड एज एन टैक्स प्लानिंग। अवॉइडेंस, आपने लूप होल्स निकाल ली, आपने लॉ के अंदर लूप होल्स निकाल ली। लूप होल्स का मतलब, देखो लॉ मेकर कौन है, लॉ मेकर भी हम जैसे ही इंसान हैं, लॉ मेकर में भी हमारा जैसा ही एक ह्यूमन ब्रेन है। वो जितना सोचते हैं, जितना इश्यूज उनके सामने आते हैं उसके अकॉर्डिंग ही वो लॉ ड्राफ्ट करते हैं, लेकिन हम उनसे भी आगे हैं, एक्सपर्ट हैं। जब वो लॉ बनाते हैं तो हम ऐसे कोई तरीका ढूंढ लाते हैं जिससे हम लूप होल के थ्रू टैक्स बेनिफिट उठा लेते हैं। मतलब लॉ मेकर इंटेंशनली आपको ये बेनिफिट देना नहीं चाहते थे, लेकिन आपने ऐसा कुछ तिगड़म घुमाया, ऐसी कोई चीजें ढूंढी, ऐसे कोई लूप होल्स निकाले अंडर द लॉ, और आपने उसका बेनिफिट उठा लिया, दैट इज अ टैक्स अवॉइडेंस। इसे हम कहते हैं टैक्स अवॉइडेंस। तो क्लियर है आपको टैक्स प्लानिंग, टैक्स अवॉइडेंस।
तीसरा वर्ड जो हमारे सामने आता है दैट इज अ टैक्स इवेजन। आप चोरी कर गए टैक्स की। ना तो आपने प्लानिंग करी, प्लानिंग करके कोई बेनिफिट नहीं उठाया, आपने लूप होल ढूंढने में भी टाइम नहीं लगाया, आपने दिमाग भी नहीं लगाया लूप होल्स मिले और मैं बेनिफिट उठाऊं, आपने सीधा सीधा चोरी कर दी। आपने कहा मैं अपनी इनकम टैक्स रिटर्न नहीं भरूंगा, इनकम टैक्स पे नहीं करूंगा, भाग जाऊंगा, गवर्नमेंट पूछेगी, अंडरग्राउंड हो जाऊंगा। दैट इज अ टैक्स इवेजन। आपने ऐसा कोई काम किया जिससे टैक्स किसी दूसरे पर्सन के ऊपर शिफ्ट हो जाए, आपके ऊपर से लाइबिलिटी हट जाए, किसी दूसरे पर्सन के ऊपर आ जाए, दैट इज अ टैक्स इवेजन। तो सरासर जिसे मैं कह सकता हूं टैक्स की चोरी करना। आपने ऐसा कोई काम किया जिससे टैक्स चोरी हो गया, आपने टैक्स चुरा लिया, सरकार का नुकसान करा दिया। इन दैट केस दैट थिंग इज टू बी कॉल्ड एज एन टैक्स इवेजन। अब समझ लेते हैं एक एक करके कि लॉ में इसको किस तरह से डिफाइन किया गया है या इसका मीनिंग किस तरह से निकल के आता है। फर्स्ट इज टैक्स प्लानिंग। Tax planning means a process adopted by the assessee to minimize his tax liability within the legal framework given by the Income Tax Act 1961। देखिए इनकम टैक्स एक्ट कहता है आप LIC करवाइए, LIC कर, अगर आप LIC में इन्वेस्टमेंट करेंगे, अपना इंश्योरेंस प्रीमियम पे करेंगे तो हम आपको डिडक्शन दे देंगे। आपने इन्वेस्टमेंट की, LIC अपनी स्टार्ट करी, प्रीमियम पे किया, ATC में आपने डिडक्शन क्लेम कर ली। दैट इज अ टैक्स प्लानिंग। एक पर्सन जो डिडक्शन नहीं, एक पर्सन जो इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा उसको डिडक्शन नहीं देंगे, जो करेगा उसको डिडक्शन दे देंगे। तो जिसने करी उसने टैक्स प्लानिंग कर दी। उसने सिंपल क्या किया, लॉ मेकर बेनिफिट देना चाह रहे थे, आपने इन्वेस्टमेंट करी, इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया और ATC में उसका बेनिफिट उठा लिया। दैट इज अ टैक्स प्लानिंग। टैक्स एग्जांपल मैंने यहां पर लिखा हुआ है, बेनिफिट टेकन फॉर द डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C टू 80EU। टैक्स अवॉइडेंस, मैंने बताया आप लूप होल्स का इस्तेमाल करते हैं और लूप होल्स के थ्रू आप अपना टैक्स बचा लेते हैं। दैट इज अ टैक्स अवॉइडेंस। Tax avoidance means the process adopted by the assessee to minimize his tax liability by taking the help of loopholes in the law। लूपहोल्स का मतलब है लॉ मेकर आपको बेनिफिट देना नहीं चाहते थे लेकिन आपने ऐसा कुछ उसमें से तरीका निकाल लिया जिससे आपका टैक्स बच गया। तो लॉ मेकर को जब ये बात पता चलेगी तो अकॉर्डिंगली वो या तो लॉ को अमेंड कर देंगे, लॉ को रिवाइज कर देंगे, या फिर ये डिस्प्यूट में चला जाएगा। डिस्प्यूट का मतलब ये मैटर फिर कोर्ट्स के पास, ITAT के पास, CIT के पास चले जाएंगे ताकि वो इसकी सही इंटरप्रिटेशन निकाले और बाद में फिर अकॉर्डिंगली अपना जजमेंट दें कि SSC सही है या डिपार्टमेंट सही है। एग्जाम्पल यहां पर मैंने लिया है ट्रांसफरिंग एसेट टू अ मेजर सन विदाउट कंसिडरेशन। सिंपल जो मैंने आपको बताया कि आप अपनी एसेट किसी और को ट्रांसफर कर देते हैं और टैक्स अवॉइड कर देते हैं। इसके बाद आता है टैक्स इवेजन। तो टैक्स इवेजन मीन्स द प्रोसेस अडॉप्टेड बाय द SSC टू डिफीट द पर्पस ऑफ लेजिस्लेचर बाय अंडरस्टेटिंग द इनकम एंड ओवरस्टेटिंग द एक्सपेंडिचर्स। तो अगर आप अपने खर्चे बढ़ा देते हैं या अपनी इनकम कम कर देते हैं ताकि आपकी टैक्स लाइबिलिटी कम हो जाए तो इसको हम कहते हैं टैक्स इवेजन। ये तो आपने सरकार के टैक्स की चोरी कर ली है। यहाँ पर ये जो एग्जाम्पल है दिस इज नॉट द एग्जाम्पल ऑफ टैक्स इवेजन, तो आप इसे कट कर दीजिएगा, ये ऊपर वाला ही कॉपी हो रखा है। तो यहाँ पर एग्जाम्पल में आप सिंपल ये ले सकते हैं ओवर स्टेटिंग द एक्सपेंसेस एंड अंडर स्टेटिंग द इनकम। तो अगर आप अपनी इनकम कम कर लेते हैं, खर्चे बढ़ा देते हैं तो ये हो जाता है आपका टैक्स इवेजन। इसके बाद आता है जी टैक्स मैनेजमेंट। तो टैक्स मैनेजमेंट का मतलब हुआ टैक्स मैनेजमेंट इज द प्रोसेस अडॉप्टेड बाय द SSC टू कंप्लाई विद द प्रोसीजरल एंड कंप्लायंसेस रिक्वायरमेंट एज प्रोवाइडेड अंडर द इनकम टैक्स एक्ट। तो जैसे जैसे आप ये पूरा इनकम टैक्स पढ़ेंगे आपको बहुत जगह पर लिखा मिलेगा कि आपको ये कंप्लायंसेस पूरी करनी है, ये प्रोसेस आपको फॉलो करना है। एग्जाम्पल लेते हैं, जब मैं आपको TDS का चैप्टर पढ़ाऊंगा तो वहां पर लिखा है कि आपको TDS रिटर्न्स फाइल करनी है। इनकम टैक्स रिटर्न का चैप्टर पढ़ाऊंगा तो वहां पर आपको लिखा है कि आपको अपनी रिटर्न ऑफ इनकम फाइल करनी है। तो ये जो कंप्लायंसेस हैं, ये जो प्रोसेस है, प्रोसीजर्स हैं,
अगर आप इन्हें कंप्लाई करते हैं, फुलफिल करते हैं या अडॉप्ट करते हैं, तो उस केस में हम इसको कहेंगे टैक्स मैनेजमेंट की। आप टैक्स की बताई हुई बातों को प्रॉपरली मैनेज कर रहे हैं और उसका मैनेजमेंट भी आप कर रहे हैं। एग्जाम्पल यहाँ पर है, फाइलिंग ऑफ टीडीएस रिटर्न ऑन टाइम, डिपॉजिट ऑफ टीडीएस ऑन टाइम, मेंटेनिंग प्रॉपर बिजनेसेस रिकॉर्ड एंड अकाउंटिंग रिकॉर्ड, ये सभी टैक्स मैनेजमेंट की बातें हैं। इसके बाद है स्टूडेंट्स हमारे सामने एप्लीकेशन ऑफ इनकम। एप्लीकेशन ऑफ इनकम के बारे में क्या लिखा हुआ है देख लेते हैं। वेयर एन एसएससी अर्न एनी इनकम एंड पे हिज ड्यूज टैक्सेस एंड यूज द आफ्टर टैक्स इनकम फॉर एनी पर्पस, सच यूजेस इज कॉल्ड एज एन एप्लीकेशन ऑफ इनकम। मान लीजिए मैंने 1 लाख रुपए की इनकम कमाई, उस 1 लाख रुपए पे मेरा जो भी इनकम टैक्स बनता था वो मैंने सरकार को पे कर दिया। फॉर एग्जाम्पल 10,000 रुपए वो इनकम टैक्स था, मैंने सरकार को पे कर दिया। अब मेरे पास 90,000 रुपए बचे, तो 90,000 रुपए का मैं कुछ भी करूं, मैं उसे किसी को दे दूं, मैं उसमें से कोई खर्चा कर लूं, मैं उसे इन्वेस्ट कर दूं, मैं उसे अपने पास ही रख लूं, तो ये जो 90,000 रुपए मैं जहां भी खर्च करूंगा, दैट इज द एप्लीकेशन ऑफ इनकम। ठीक है। डाइवर्जन ऑफ इनकम मतलब जब आप अपनी इनकम किसी दूसरे पर्सन को डाइवर्ट कर देते हैं। जैसे when person receive any income and before giving the tax he transfers some portion of his income to any other person to reduce the tax liability, then such transaction called as a diversion of income। बहुत छोटा सीधा सा एग्जांपल लेते हैं, ये मैं आपको एक क्लबिंग वाला चैप्टर जब पढ़ाऊंगा वहां पर भी डिस्कस करूंगा। तो एग्जांपल इज, मान लीजिए आपके पास कोई प्रॉपर्टी है, उस पर आपको रेंट आता है। आप चाहते हैं कि ये रेंटल इनकम मेरी इनकम ना बने और आप इस प्रॉपर्टी को अपनी वाइफ या अपने हस्बैंड एज द केस में भी उनको ट्रांसफर कर देते हैं, ताकि जब ये इनकम, जब इस प्रॉपर्टी पर कोई रेंटल इनकम आए तो वो उनके हाथ में टैक्सेबल हो जाए। तो अगर आप ऐसा करते हैं तो इट मींस यू आर डूइंग अ डाइवर्जन ऑफ इनकम। आप इनकम का डाइवर्जन कर रहे हैं ताकि आपकी टैक्स लाइबिलिटी कम हो जाए और उनकी टैक्स लाइबिलिटी में वो इंक्लूड हो जाए। तो ये एक्टिविटी कहलाती है डाइवर्जन ऑफ इनकम। इस ऐसे केसेस को हम टेक केयर करेंगे क्लबिंग ऑफ द इनकम के चैप्टर में। जब मैं क्लबिंग ऑफ द इनकम बताऊंगा वहां पर मैं आपको समझाऊंगा कि ट्रांजैक्शंस कैसे एग्जीक्यूट होती हैं और फिर इनका फाइनल आउटकम क्या निकल के आता है। आई होप आपको यहाँ तक की सारी बातें क्लियर हो गई होंगी। तो स्टूडेंट्स इतना ही है हमारे पास इस चैप्टर में। इस चैप्टर में इसके बाद कुछ भी नहीं है। सो नाउ वी हैव कंप्लीटेड द चैप्टर इनकम विच डू नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ अ टोटल इनकम। आपको एक और बात बता दूं, इस चैप्टर में कोई न्यूमेरिकल क्वेश्चन नहीं है हमारे लिए। दिस इज कंप्लीटली अ थ्योरेटिकल टॉपिक। यहां से आपको एग्जाम में तो कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, फॉर श्योर नहीं आएगा, लेकिन इस चैप्टर में हमने ऐसी बहुत सारी बातें समझी हैं और ऐसी बहुत सारी बातें पढ़ी हैं जो हमारे काम जरूर आएंगी जब हम अपने बाकी इस एंटायर सिलेबस को पढ़ रहे होंगे। तो मैंने आपको बताया था कि जो फर्स्ट पेज पर आपको कुछ लिस्ट दी गई है डिडक्शन एग्जम्पशन इनकम की, वो आपके बहुत काम आएंगी जब मैं आपको बताऊंगा कि ये इनकम एग्जेम्प्ट है, ये वाली इनकम यहाँ पर एग्जेम्प्ट है। तो ये सारी बातें मैं आपके साथ करूंगा ओवर द एंटायर सिलेबस। तो अगर आपको यहां तक किसी भी चीज में कैसा भी कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं ओवर माय टेलीग्राम चैनल, ऑन माय व्हाट्सएप। आप मुझे डायरेक्ट कॉल भी कर सकते हैं। आप पहले मुझे व्हाट्सएप पर एक कन्वीनियंट टाइम कनेक्ट कर लीजिएगा, देन यू एंड मी एनीवन कैन कॉल यू ईच अदर। फिर उसमें आप अपने क्वेश्चन एंड आंसर मेरे से डिस्कस कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स आज की क्लास में इतना ही था, इस चैप्टर में भी इतना ही है। जल्द ही मिलता हूं आपको एक नए चैप्टर के साथ, नई क्लास के साथ। तब तक आप मन लगाकर ध्यान से पढ़िए, कंसंट्रेट होके पढ़िए, अपने होमवर्क कंप्लीट कीजिए और अपने डाउट्स मुझसे पूछते रहिए। अपने एग्जाम की तैयारी बहुत अच्छे से करिएगा। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।